नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल LCM ऑनलाइन में स्वागत है। दोस्तों, आज की हम करंट की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की करंट की क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी दोस्तों। मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन किया है। वीडियो को अंत तक देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देंगे दोस्तों, ताकि जब अगली वीडियो मिलेगी तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों चलते हैं, हम अपने आज की सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में 5 राफेल लड़ाकू विमान की पहली खेप की आपूर्ति की गई। ये लड़ाकू विमान फ्रांस के किस हवाई अड्डे से भारत के लिए उड़ान भरे? तो दोस्तों, फ्रांस के किस हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी? ये पांचों लड़ाकू विमान कहाँ से उड़ान भरे थे दोस्तों? ये जो 5 लड़ाकू विमान थे, ये फ्रांस के मेरिनिक हवाई अड्डे से उड़ान भरी दोस्तों। तो ये जो फ्रांस के मेरिनिक हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद सबसे पहले कहाँ पहुँचे ये पांचों लड़ाकू विमान? तो ये पांचों लड़ाकू विमान जो राफेल लड़ाकू विमान है, ये अल दफा हवाई अड्डा यानी मेरिनिक हवाई अड्डे से सबसे पहले उड़ान भरी और कहाँ पहुँची? अल दफा हवाई अड्डा। और वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद फिर से उड़ान भरी तो अम्बाला एयरबेस पर लैंडिंग किया और भारतीय जमीन को चूमा। तो आगे बढ़ने से पहले हम कुछ देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा राफेल फाइटर का पराक्रम देख लेते हैं, फिर चलते हैं हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ। राफेल फाइटर जेट है वो भारत की धरती को चूम चुके हैं। तो ये जो फाइटर जेट हैं वो दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं दोस्तों ये जो फाइटर जेट हैं हमारे भारत की धरती को, गगन को चूमते हुए धरती को चूम चुके हैं। तो ये इनके साथ में सुखोई 30 MKI विमान भी था दोस्तों। अगर राफेल फाइटर जेट में सबसे पहले हिंद महासागर में प्रवेश करने के बाद INS कोलकाता ने वेलकम मैसेज भेजा था दोस्तों। तो जो INS कोलकाता वेलकम मैसेज भेजा था, क्या वेलकम मैसेज भेजा था देख लेते हैं। Indian naval warship Delta 63, welcome to the Indian Ocean. Naval warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. जैसा कि देखा आपने दोस्तों, ये हमारे राफेल लड़ाकू विमान का इन्होंने स्वागत किया, भारतीय नेवी ने स्वागत किया दोस्तों। उम्मीद करते हैं अब आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि राफेल फाइटर जेट ने कैसे भारतीय धरती को चूमा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने महत्वपूर्ण बिंदुओं की, तो फ्रांस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर जिक्र कर लेंगे। जितने भी प्रश्न बनने वाले होते हैं आपके एग्जामों में और एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का एक एक कर विश्लेषण करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कहें फ्रांस की राजधानी कहाँ है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक देश है, यानी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। फ्रांस यूरोपीय संघ का भी सदस्य देश है और फ्रांस का क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप में सबसे बड़ा, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से फ्रांस यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो यदि प्रश्न पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है दोस्तों। फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी और वह क्रांति पेरिस की भीड़ ने बास्तिल के किले पर नियंत्रण स्थापित किया दोस्तों। ये पूछा जाता है फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो बास्तिल के किले पर नियंत्रण स्थापित किया। इस तरह क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अगर हम बात करें फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। प्रधानमंत्री कौन है, एडवर्ड फिलिप। फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है, एडवर्ड फिलिप है दोस्तों। अगर कहे फ्रांस का उच्च सदन को क्या कहा जाता है, फ्रांस के उच्च सदन को सीनेट कहा जाता है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस कितने देशों की सीमा बनाता है,
फ्रांस कितने देशों को स्पर्श करता है, तो एकदम एक एक करके बहुत आराम से पेशेंस और धैर्य से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि अगर आप पेशेंस बनाए रखेंगे तो सारे एक एक प्रश्नों का हम जब जिक्र करेंगे, तो मैप का जब जिक्र करेंगे तो आपके दिमाग में ऐसे ही जितने भी प्रश्न होंगे आपके दिमाग में चले जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें यहाँ से जो फ्रांस की सीमावर्ती देशों की, तो ये इटली फ्रांस से लगा हुआ है। इटली के बाद स्विट्जरलैंड के बाद ये जर्मनी के बाद ये छोटा सा लग्जेमबर्ग दिख रहा है। फिर यहाँ से बेल्जियम, और बेल्जियम के बाद यहाँ नीचे आपको स्पेन होगा, ये वाला हिस्सा स्पेन का है। तो दोस्तों स्पेन, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, लग्जेमबर्ग और बेल्जियम, ये सारे देश फ्रांस की सीमा बनाते हैं, यानी कुल 6 देश हैं जो फ्रांस की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों ये फ्रांस है, और यहाँ पर फ्रांस में ही एक खाड़ी आपको दिखाई दे रही है, बिस्केक की खाड़ी। तो प्रश्न पूछता है बिस्केक की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो बिस्केक की खाड़ी भी फ्रांस में स्थित है। और बिस्केक की खाड़ी के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंग्लिशिया चैनल दोस्तों, ये है इंग्लिशिया चैनल, और इंग्लिशिया चैनल यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को विभाजित करता है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिशिया चैनल किसको विभाजित करता है, तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को विभाजित करता है। इंग्लिशिया चैनल किसको जोड़ता है, किसको विभाजित करता है, तो यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को विभाजित करता है। अगर हम कहें यहाँ पर डोबर जल संधि है दोस्तों, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है डोबर जल संधि किसको जोड़ता है, तो दोस्तों डोबर जल संधि किसको जोड़ता है, ये इंग्लिशिया चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। डोबर जल संधि किसको जोड़ता है, इंग्लिशिया चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है। अगर हम बात करें डोबर जल संधि किसको विभाजित करता है, तो ये फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को विभाजित करता है। यानी यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन सी जल संधि विभाजित करती है, तो डोबर जल संधि विभाजित करती है दोस्तों अब हम बात करें थोड़ा सा मैप, एक और मैप दिखाएंगे आपको फ्रांस का, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे अब आपके एग्जामों में। क्योंकि जो राफेल फाइटर जेट जब भारत में एंट्री किया, धमाकेदार एंट्री हुई राइफल फाइटर की, यानी राफेल फाइटर की बहुत ही धमाकेदार एंट्री हुई है भारत में। दोस्तों यहाँ से जब फ्रांस से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर किया है। पेशेंस बनाए रखे, धैर्य बनाए रखे, एक एक प्रश्न को हम आपके सामने लेकर के आएंगे। दोस्तों एक प्रश्न बहुत पूछा जाता है आपके एग्जामों में, ये जो फ्रांस है और नीचे स्पेन है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सी पर्वतमाला सीमा बनाती है, तो दोस्तों यहाँ से फ्रांस और स्पेन के बीच एक पर्वतमाला सीमा बनाती है जिसका नाम है पिरेनीज पर्वतमाला। किन 2 देशों के मध्य सीमा रेखा बनाती है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच। दोस्तों ये बिस्केक की खाड़ी हम बता चुके हैं आपको। बिस्केक की खाड़ी के बाद आपको नीचे दिखा लायन की खाड़ी भूमध्य महासागर में स्थित है। स्पेन और फ्रांस ये दोनों देश भूमध्य महासागर से लगे हुए हैं। इटली भी भूमध्य महासागर को स्पर्श करता है, और ये भूमध्य महासागर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भूमध्य महासागर यूरोप और अफ्रीका को विभाजित करता है। दोस्तों अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी की, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ स्थित है, पेरिस यहाँ पर स्थित है। दोस्तों अगर हम बात करें जूरा वासजेस पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो वासजेस पर्वतमाला कहाँ स्थित है, जूरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो देखिए वासजेस पर्वतमाला की श्रृंखला यहाँ पर स्थित है, यानी फ्रांस में वासजेस पर्वतमाला स्थित है। जूरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो ये फ्रांस में स्थित है। और जो आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से फ्रांस को समझ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपसे पूछता है पिरेनीज पर्वतमाला किन 2 देशों को विभाजित करता है, तो स्पेन और फ्रांस को यहाँ से पिरेनीज पर्वतमाला विभाजित करता है। वासजेस पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो वासजेस पर्वतमाला फ्रांस में स्थित है। फिर वासजेस पर्वतमाला के साथ साथ यदि आपसे पूछे फ्रांस की राजधानी पेरिस, तो पेरिस को मैप के माध्यम से यहाँ से देख लीजिए दोस्तों,
फिर लायन की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो लायन की खाड़ी कहाँ स्थित है, यहाँ पर स्थित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है। दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों चलते हैं हम थोड़ा सा इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए क्या महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय। हमेशा याद रखेंगे ये प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है कि अब ये मान के चलिए कोई भी एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में इसी तरह हूबहू आपके एग्जामों में पूछे जाएंगे। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। दोस्तों कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को भी मंजूरी दे दी है। नई शिक्षा के तहत अब उच्च शिक्षा के लिए एक ही नियामक संस्था होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों यह अगर हम बात करें कि जो ये शिक्षा मंत्रालय नई शिक्षा नीति लागू की गई है, नई शिक्षा नीति लागू की गई है, तो कौन सी समिति ने मसौदा जारी किया था नई शिक्षा नीति के लिए, तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति के सिफारिश पर ये नई शिक्षा नीति लागू की गई है। दोस्तों डॉक्टर के कस्तूरीरंगन समिति, याद रखेंगे नई शिक्षा नीति किसके द्वारा, तो के कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा तैयार किया गया था। अब के कस्तूरीरंगन कौन है, तो के कस्तूरीरंगन इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसरो के चेयरमैन भी रह चुके हैं। अगर हम यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है जैसे शिक्षा से संबंधित है, पूछा जाता है अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, वुड डिस्पैच को कहा जाता है। और वुड डिस्पैच कब जारी किया गया था, 1854 ईस्वी में। वुड डिस्पैच कब जारी किया गया था, 1854 ईस्वी को वुड डिस्पैच जारी किया गया था। और अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को। याद रखेंगे दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1985 में। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1985 में। फिर अगला प्रश्न है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध दोस्तों किससे है, शिक्षा से है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध शिक्षा से है। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों आपके एग्जामों में। यदि आपसे पूछे केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्ताव ट्रवे अवार्ड जीता जिसका नाम है आदित्य। आदित्य नामक भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित नौका ने गुस्तावे ट्रवे अवार्ड जीता है। दोस्तों याद रखेंगे प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित नौका ने कौन सा अवार्ड जीता, तो गुस्तावे अवार्ड जीता। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों कल 29 जुलाई था और कल 29 जुलाई को यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जुलाई को कौन से दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों हम इसके पहले आपको बताए थे प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, प्राकृतिक संरक्षण दिवस के बाद हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, इनको हम बता चुके हैं। आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे दिवस कब मनाया जाता है और विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करते हैं।
फिर आगे बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने कवर करके रख दिया है आपके सामने। कहे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट से हुई थी। यानी 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ स्थित है? तो सेंट पीटर्सबर्ग रूस में स्थित है। और 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर समिट हुई थी और उसी टाइगर समिट में घोषणा किया गया था कि हम प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाएंगे दोस्तों। तो प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को बाघ दिवस मनाने की घोषणा कब से की गई? 2010 से। और पहला टाइगर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में। अगर हम कहें इसका उद्देश्य बाघ के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित करना है और बाघ संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाना है। साल 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने की घोषणा की गई दोस्तों। इस सम्मेलन में मौजूद कई देशों की सरकारों ने 2022 तक बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया। अगर कहें भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई? भारत में टाइगर प्रोजेक्ट या बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? तो दोस्तों सन 1973 में तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी के सहयोग से बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी दोस्तों। बाघ परियोजना की शुरुआत भारत में कब की गई थी? 1973 में सबसे पहले तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो भारत में 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी दोस्तों अगर कहें इस टाइगर प्रोजेक्ट की जब शुरुआत हुई थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सहयोग से, तो इसमें किसने साथ दिया था? तो भारत के प्राकृतिक संरक्षणवादी कैलाश श्रृंखला ने बाघों की गणना करने में मदद की थी। इसलिए कैलाश श्रृंखला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? कैलाश श्रृंखला को कहा जाता है दोस्तों टाइगर मैन ऑफ इंडिया। भारत में वर्तमान में 2967 बाघ हैं। कुल बाघों की संख्या वर्तमान में कितनी है भारत में? तो 2967 बाघ वर्तमान में भारत में हैं। भारत में कुल कितने बाघ? 2967 बाघ। सर्वाधिक बाघ किस राज्य में हैं? तो सर्वाधिक बाघ दोस्तों किस राज्य में हैं? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो मध्य प्रदेश में बाघों की कुल संख्या 526 है। 526 जो सर्वाधिक बाघ भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं दोस्तों। दूसरा नंबर कर्नाटक का है, यानी एक नंबर पे मध्य प्रदेश है बाघों की संख्या में, तो दूसरे नंबर पे कौन सा है? दूसरे नंबर पे कर्नाटक है। और कर्नाटक में बाघों की संख्या कितनी है? 524। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526, कर्नाटक की संख्या 524, जबकि उत्तराखंड तीसरे नंबर पर है बाघों की संख्या में और उत्तराखंड में 442 बाघ हैं। तो मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, कर्नाटक द्वितीय स्थान पर और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है बाघों की संख्या में। और वर्तमान समय में देश में चल रहे 50 बाघ अभयारण्य हैं। भारत में कुल कितने बाघ अभयारण्य हैं? 50 बाघ अभयारण्य हैं। और 50 बाघ अभयारण्यों की बात करें तो अभयारण्य में कर्नाटक का बांदीपुर अभयारण्य जो बाघों के लिए प्रसिद्ध है, कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। फिर उत्तराखंड का कार्बेट नेशनल पार्क, तो कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कार्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। और भारत का सबसे पहला बाघ रिजर्व, यानी भारत का सबसे पहला बाघ परियोजना वाला उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य है दोस्तों। याद रखेंगे कि भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। फिर मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश का कान्हा टाइगर यानी कान्हा किसली
राष्ट्रीय उद्यान जो मध्य प्रदेश में स्थित है। कान्हा किसली कहाँ स्थित है? कान्हा किसली मध्य प्रदेश में स्थित है। और कान्हा किसली जब मध्य प्रदेश में स्थित है तो ये भी एक बाघ अभयारण्य है दोस्तों। और महाराष्ट्र का मेलघाट इत्यादि प्रमुख बाघ अभयारण्य है दोस्तों। तो भारत में सबसे पहला बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला बाघ अभयारण्य है। और उत्तराखंड का कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही वर्तमान में सर्वाधिक बाघों की संख्या है। पूछे सर्वाधिक बाघों की संख्या वर्तमान में किस वन्यजीव अभयारण्य में है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और पूरे भारत में पूरे विश्व का 70% बाघ पाए जाते हैं दोस्तों। पूरे विश्व के 70% बाघ कहाँ पाए जाते हैं? किस देश में पाए जाते हैं? तो पूरे विश्व के 70% बाघ भारत में पाए जाते हैं दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर करें सबको लाभ मिले दोस्तों। क्योंकि जब आप देखेंगे, आपके दोस्त देखेंगे, जब ये जानकारी पहुंचेगी तो हमें भी खुशी मिलेगी। तो दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों लोगों तक मौसम की जानकारी पहुंचाने के लिए हमारी सरकार ने कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मौसम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है हमारी सरकार ने। और ये मौसम मोबाइल ऐप IITM पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप मौसम को सरकार ने लॉन्च किया है। तो किसके द्वारा मोबाइल ऐप मौसम बनाया गया? मोबाइल ऐप मौसम किसके द्वारा? IITM पुणे तथा भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा ये बनाया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो नई दिल्ली में स्थित है दोस्तों। अगर हम बात करें यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। तो ये मौसम ऐप आपके गूगल प्ले स्टोर पर भी, एप्पल के ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है। ऐप देश के करीब 450 शहरों, कितने शहरों को अगले 7 दिनों तक मौसम का पूर्वानुमान मुहैया कराएगा? 450 शहरों का पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगा दोस्तों। 24 घंटे की जानकारी भी ऐप पर मौजूद होगी। इसमें सभी जिलों के लिए रंग आधारित अलर्ट, लाल, पीला, नारंगी सिस्टम भी होगा जिसके जरिए प्रतिकूल मौसम के बारे में लोगों को आगाह किया जाएगा। एक प्रश्न और बार बार पूछा जाता है दोस्तों, वो क्या पूछा जाता है? मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है दोस्तों? पुणे में स्थित है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है दोस्तों। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 3 अत्याधुनिक उच्च भारतीय चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये मुंबई, आगरा और कोलकाता और नोएडा में, मुंबई, कोलकाता और नोएडा। ऑप्शन नंबर डी, मुंबई, कोलकाता और नोएडा, ये 3 क्षेत्रों में, मुंबई, कोलकाता और नोएडा, ये 3 क्षेत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अत्याधुनिक उच्च भारतीय चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशाला का आरंभ किया है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई, कोलकाता और नोएडा में 3 उच्च अत्याधुनिक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशालाओं का शुभारंभ किया। दोस्तों ये प्रश्न भी आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान प्रयोगशाला का शुभारंभ कहाँ किया गया? मुंबई, कोलकाता और नोएडा में शुभारंभ किया गया है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने वर्ष 2020 के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ताकि नवाचारों को सम्मानित किया जा सके। तो DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 2020 के लिए एक योजना शुरुआत की गई है नवाचारों को सम्मानित करने के लिए। और वो योजना का नाम है डेयर टू ड्रीम 2.0, यानी डेयर टू ड्रीम 2.0 योजना की
तो डेयर टू ड्रीम परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और जब ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है तो कब किया गया है? तो ये 5वीं पुण्यतिथि, किसकी 5वीं पुण्यतिथि? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं की पुण्यतिथि पर डेयर टू ड्रीम 2.0 योजना की शुरुआत किया गया है। और ये योजना की शुरुआत किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। दोस्तों यदि आपसे प्रश्न पूछे डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो डीआरडीओ का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1958 ईस्वी में डीआरडीओ का गठन हुआ था। डीआरडीओ का पूरा नाम डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी जी हैं। तो डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं जो उपभोक्ताओं को ISI मार्क और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों उपभोक्ताओं को ISI मार्क और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रमाणिकता की जांच करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। उस मोबाइल का नाम है BIS केयर, यानी BIS केयर मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। किसके लिए दोस्तों? उपभोक्ता और ISI मार्क और हॉलमार्क वाले उत्पादों की प्रमाणिकता को जांच करने के लिए BIS केयर मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। दोस्तों BIS केयर मोबाइल ऐप पर ग्राहक ISI और हॉलमार्क गुणवत्ता प्रमाणित उत्पादों को चेक कर पाएंगे, साथ ही कोई गड़बड़ी की शिकायत भी कर सकेंगे। यह ऐप अभी हिंदी और अंग्रेजी में काम कर रहा है। तो ये 2 भाषाओं में, हिंदी और अंग्रेजी में काम कर रहा है। BIS कंज्यूमर एंगेजमेंट पर एक पोर्टल बना रहा है जो ग्राहक समूह को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव को जमा कराने में मदद करेगा। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, किस एशियाई देश ने कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों कोरोना वायरस के प्रसार के बीच सभी वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा देश? वियतनाम देश क्या कर दिया है? वन्य जीवों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों वियतनाम की राजधानी हनोई है। वियतनाम की राजधानी कहाँ स्थित है? हनोई है। तो चलिए वियतनाम से देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आपसे पूछे वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है, तो वियतनाम के प्रधानमंत्री वर्तमान में गुयेन जुआन फुक ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं। सॉरी दोस्तों, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री हैं। तो गुयेन जुआन फुक प्रधानमंत्री है वियतनाम के, और हाल ही में एक आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं जो वन्य जीवों के सभी आयात पर प्रतिबंध लगाता है, जो या तो मृत या जीवित है, जिसमें अंडे और लार्वा शामिल है। इस आदेश में वन्य जीवन में व्यापार से जुड़े अपराधों के लिए कठिन दंड भी शामिल है। कोरोना वायरस के फैलने के बीच यह प्रतिबंध वियतनाम में लगाया गया है, जो दवा या भोजन में उपयोग के लिए जाने वाले लुप्त प्राय वन्य जीव उत्पादों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। दोस्तों अगर हम बात करें अपने वियतनाम की, तो वियतनाम का मैप आप लोग के सामने हमने उपलब्ध करा दिया। सामने देख लीजिए वियतनाम कहाँ स्थित है। दोस्तों ये जो वियतनाम दिख रहा है, एक लंबा सा देश है वियतनाम। एक लंबा सा देश है जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो प्रशांत महासागर और चीन सागर से लगा हुआ है, वो वियतनाम एक लंबा सा देश है। देखिए वियतनाम के साथ कौन कौन से देश लगे हुए हैं? कंबोडिया के बाद थाईलैंड के बाद लाओस, ये लाओस के बाद ये ऊपर चीन जो दिख रहा है, तो चीन, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया ये सभी वियतनाम के साथ लगे हुए देश हैं। और वियतनाम की राजधानी हनोई दिख रही है, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है। और टोंकिन की खाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों प्रश्न पूछे टोंकिन की खाड़ी कहाँ स्थित है, तो वियतनाम में टोंकिन की खाड़ी स्थित है। और ये टोंकिन की खाड़ी चीन के हैनान प्रांत और वियतनाम को अलग करता है। तो चीन के हैनान प्रांत और वियतनाम को कौन अलग करता है?
टोंकिन की खाड़ी। और वियतनाम एशिया महाद्वीप में स्थित एक देश है जो प्रशांत महासागर के तट पर लगा हुआ देश है। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एक्सॉन को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की कौन सी नंबर की एनर्जी कंपनी बन गई है? तो एक्सॉन कंपनी को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज की दुनिया की कौन सी नंबर की कंपनी बन गई है एनर्जी कंपनी? तो विश्व की दूसरे नंबर की एनर्जी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज बन गई है। जो मुकेश अंबानी की कंपनी है वो पूरे विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी एनर्जी कंपनी बन गई है। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए भारतवंशी किस लेखिका को शामिल किया गया है? तो हाल ही में 2020 के बुकर पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। तो ये भारतवंशी लेखिका अवनी जोशी को भी इसमें शामिल किया गया है। तो अगले जो नवंबर 2020 में बुकर पुरस्कार दिए जाएंगे उसमें अवनी जोशी को भी शामिल किया गया है जो भारतवंशी लेखिका हैं। दोस्तों ये प्रश्न हमेशा पूछा जाएगा आपके एग्जामों में, 2021 तक ये प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो दुबई में रहने वाली भारतवंशी लेखिका अवनी जोशी सहित 13 लेखकों को 2020 बुकर पुरस्कार के लिए शामिल किया गया है। इस सूची में 2 बार बुकर पुरस्कार जीत चुकी हिलेरी मेंटल को भी शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो 2020 का बुकर पुरस्कार दिया जाएगा उसमें 2 बार की बुकर पुरस्कार विजेता हिलेरी मेंटल का भी नाम है। तो इस पुरस्कार की घोषणा नवंबर 2020 में की जाएगी। 2018 के पुरस्कार भारतीय लेखक अरविंद अडिगा को, 2008 का जो बुकर पुरस्कार है उस बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अरविंद अडिगा को दिया गया था। और अरविंद अडिगा को उनकी पुस्तक व्हाइट टाइगर के लिए तो पूछा जाता है व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो व्हाइट टाइगर के लेखक अरविंद अडिगा जी हैं। और अरविंद अडिगा व्हाइट टाइगर के लेखक हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया था व्हाइट टाइगर के लिए 2008 में। तो बार बार हम कह रहे हैं व्हाइट टाइगर बुक किसने लिखी थी? तो व्हाइट टाइगर बुक लिखा था अरविंद अडिगा ने व्हाइट टाइगर बुक लिखा था। और भारत के 5 भारतीय मूल के लेखक हैं जो अभी तक यह पुरस्कार दिया जा चुका है। यानी बुकर पुरस्कार भारतीय मूल को 5 लोगों को, यानी BS नायपाल, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी और किरण देसाई, ये जो 5 लोग हैं इन लोगों को भारतीय मूल के भी इन लोगों को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत को कितने लाख डॉलर अनुदान के रूप में देने की मंजूरी की है? तो दोस्तों एशियाई विकास बैंक ने कितने लाख डॉलर? तो 30 लाख डॉलर देने की, ये आपदा से निपटने के लिए 30 लाख डॉलर। तो एशियाई विकास बैंक ने कितने लाख डॉलर? 30 लाख डॉलर। 30 लाख डॉलर कौन से बैंक ने? एशियाई विकास बैंक ने 30 लाख डॉलर दिए हैं भारत को ये आपदा से निपटने के लिए। अगर हम बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। यानी एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। दोस्तों एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मसात्सुगु असाकावा कहाँ के रहने वाले हैं? तो जापान के। दोस्तों एशियाई विकास बैंक ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के अभी तक जितने भी अध्यक्ष रहे हैं वो जापान के अध्यक्ष चुने जाते हैं। तो मसात्सुगु असाकावा जापान के रहने वाले हैं और उन्होंने मसात्सुगु असाकावा एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। दोस्तों चलते हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से ही नहीं बल्कि जीके के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दोस्तों ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 गैस के कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है दिल्ली में? दोस्तों तो हाल ही में नाइट्रोजन ऑक्साइड में थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे दिल्ली छूट गया है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस
दिल्ली में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की गई है इस लॉकडाउन में। तो देख पूरी दुनिया, पूरी भारत इस समय लॉकडाउन की परिस्थितियों से गुजर रहा है। तो लॉकडाउन में जो वाहन या फिर कल कारखाने बंद हो गए थे, तो उस कंडीशन में वर्तमान में 70% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा में कमी दर्ज की गई है दिल्ली के हवा में। तो दिल्ली की हवा में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की 70% गिरावट दर्ज की गई है दिल्ली की हवा में। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन हमने किया है दोस्तों हाल ही में दिल्ली के वायुमंडल में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा में 70% की गिरावट दर्ज की गई है। तो यदि पूछे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैसों की मात्रा में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है दिल्ली में, 70% की गिरावट दर्ज की गई है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अमोनिया के साथ घुलकर एक विषैली गैस का निर्माण करती है जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायु की गुणवत्ता को भी कम करता है। यदि कहे कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो वायु की गुणवत्ता को भी कम करता है। दोस्तों अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक N है। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है, N है। इसका परमाणु क्रमांक 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 7 है। सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है। सामान्य ताप और दाब पर नाइट्रोजन क्या है, तो सामान्य ताप और दाब पर यह गैस है तथा पृथ्वी के वायुमंडल का लगभग 78% नाइट्रोजन ही है। अगर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और कितना प्रतिशत, लगभग 78% नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें, यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और प्राय अक्रिय गैस है। इसकी खोज 1773 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डैनियल रदरफोर्ड ने किया था। अगर कहे नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो 1773 ईस्वी में डैनियल रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज किया था। दोस्तों अगला पॉइंट है, दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले राइजोबियम नामक जीवाणु वायु नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करते हैं, जिसे मृदा नाइट्रोजनीकरण या स्थिरीकरण कहते हैं। तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं कौन से जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, तो दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाने वाले कौन से जीवाणु हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि जब अगली बार हम इस तरह का कोई वीडियो लेकर के आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उतना ही हमारा हौसला बुलंद होता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।